Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the thirst and pressure. Right? In our last class, we have solved some numericals that are based on the mass and weight, and we have seen that the weight of any body on moon is 1 by 6th times of the weight of that object on the earth surface, right? That all we have discussed in our last class. Now today we are going to start with our next topic, that is thrust and pressure. So what do we exactly mean by the terms thrust and pressure, that we are going to discuss. Okay. थर्स्ट का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, या जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द थ्रस्ट, राइट? फॉर एग्जांपल, ये एक सर्कल है, राइट? अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, सो दैट फोर्स इज सेड टू बी द थ्रस्ट. Similarly, so thrust is basically a type of force, और एक नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि एक नॉर्मल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, बट जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट बेसिकली 90 डिग्री के एंगल पे मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रेशर. बेसिकली जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, जब हम किसी बहुत छोटे एरिया पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, या हम जिसको बोले ज्यादा थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. अगर मैं इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं, देन दिस थ्रस्ट इज सेड टू बी द pressure, because I am applying the force at the 90 degree angle on this particular area. So this thrust upon में area का ratio is called as pressure. Okay, so pressure is equal to thrust upon area. This is the formula for pressure. pressure की SI unit होती है पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं. ओके, सो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, और जिसका डिनोमिनेशन हो जाता है PA से. ओके, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, इफ वी नो दैट, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट एंड द एरिया, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व one numerical that is based on the pressure and thrust. Okay, now we are going to solve the example number 10.6 of NCERT book. NCERT का example number 10.6 we are going to solve. Okay, in that question a cuboid is given to you, जिसके dimensions आपको दिए हुए हैं, मतलब उसकी length, breadth और height, उस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है, और ये बोला गया है कि एक बार फॉर से ये हमारा क्यूबॉइड है, एक बार क्यूबॉइड को आपने सरफेस पर इस तरीके से रखा हॉरिजॉन्टली, उस समय सरफेस पर कितना थ्रस्ट लगेगा और कितना प्रेशर लगेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. उसके बाद अगर मैं इस क्यूबॉइड को इस तरीके से रखता हूं वर्टिकली, तो उस केस में कितना थ्रस्ट लगेगा और कितना प्रेशर लगेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. और दोनों केसेस में से किस केस में ज्यादा थ्रस्ट लगेगा और ज्यादा प्रेशर लगेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. एक बार आपने क्यूबॉइड को हॉरिजॉन्टली रखा और दूसरी बार वर्टिकली रखा, और उन दोनों ही केसेस में कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है सरफेस पर और कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, दैट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो जो क्यूबॉइड है आपको दे रखा है, क्यूबॉइड को आपने जब वर्टिकली रख रहे हो तो कुछ इस तरीके से रख रहे हैं,
let a cuboid be placed on the surface like this such that ये वाली जो लेंथ है ये हो गई 40 सेंटीमीटर, जो उसकी थिकनेस है वो हो गई 10 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ है वो हो गई 20 सेंटीमीटर, राइट। तो जब आप हॉरिजॉन्टली रख रहे हो, जब वर्टिकली रख रहे हो तो इस तरीके से रख रहे हो, और जब हम उसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे सो वी हैव टू प्लेस इट लाइक दिस। दिस इज 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई, जो थिकनेस है इट इज अगेन 10 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है वो हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर, राइट। तो दोनों ही केसेस में हम इंडिविजुअली पहले थ्रस्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद हमको मिल जाएगा एरिया। उसके पहले गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, और जो मास है वुडन ब्लॉक का वो कितना है 5 kg। सो m is equal to we have written 5 kg here and we know that मास की SI यूनिट kg होती है, तो इसमें हम कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, यहाँ पे आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द अलाइनमेंट उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमको वेरी करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ उसको डायमेंशंस के फॉर्म में लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये होगा उसके डायमेंशंस, राइट। नाउ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि थ्रस्ट कितना होगा। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट थ्रस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या बोला कि जो थ्रस्ट होता है दैट इज बेसिकली अ फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी क्लियर है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हम ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g, राइट। यहाँ पे मास की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हो गई 5, स्मॉल g की वैल्यू दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू आपको पता है दैट इज 9.8, राइट। नाउ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट अराउंड 49 न्यूटन, राइट। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको थ्रस्ट की वैल्यू मिल जाएगी 49 न्यूटन। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल पोजीशन में जब आपने उसको रखा तो एरिया कितना आएगा, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 40 सेंटीमीटर से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो एरिया कांटेक्ट में है वो केवल क्या है, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, राइट। हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली द एरिया दैट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस दैट वी हैव टू कंसिडर। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और यू विल गेट इट इज 200 सेंटीमीटर। बट स्टूडेंट्स वी नो दैट लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर और एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो जब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया सो वी विल गेट 0.02 मीटर स्क्वायर, राइट। सो वी विल गेट हियर 0.02 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। हमको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, हम सिंपली प्रेशर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन में एरिया। सो थ्रस्ट कितना हो जाएगा, इट इज 49 डिवाइडेड बाय एरिया हो गया आपके पास 0.02, आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2/100, ये 50 on multiplying 49 by 50 you will get 2450 Pascal, right? We will get 2450 Pascal. This is the amount of pressure that is acting on the cuboid when it is placed in this position, right? जब हमने उसको vertically रखा है उस केस में इतना प्रेशर अप्लाई होगा उस बॉक्स पर। नाउ सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं जब हमने उसको हॉरिजॉन्टली रखा इस तरीके से, तो थ्रस्ट तो चेंज नहीं होगा, थ्रस्ट की वैल्यू सेम ही रहने वाली है।
केवल वेरिएशन किस में आएगा, एरिया में. सो द न्यू एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी हो गई 40, ब्रेथ हो गई 10, इट विल बी इक्वल टू 400. और इसको अगर हम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जब आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर टिल हियर. जब हमने इसको जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सो यू हैव गॉट 40 into 10, that is 400 centimeter square or 0.04 meter square. Okay, sorry, the question is telling us कि हमने उसको lie down किया है 40 into 20 डायमेंशंस पे. तो जब आपने उसको 40 into 20 डायमेंशन पे lie down किया है तो आ जाएगा ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और इट इज इक्वल टू 0.08. पहले आपसे क्वेश्चन में बोला 20 और 10 वाले डायमेंशंस आपको लेने, सेकंड केस में उन्होंने बोला है 40 और 20, राइट. तो 40 और 20 के केस में एरिया आ जाएगा आपका 0.08 मीटर स्क्वायर. यहां से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी. प्रेशर इज इक्वल टू अगेन थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट की वैल्यू आपके पास आ गई 49 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू है आपके पास 0.08. आपने यहाँ से डेसिमल हटाया, 2 zeros इंट्रोड्यूस किए. नाउ ऑन सॉल्विंग यू विल गेट हियर 4900 by 8, 4900 by 8. और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट अराउंड you will get around 612.5 पास्कल, राइट. सो इस केस में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है 612.5 पास्कल. और इसके प्रीवियस केस में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो कितना हो रहा था 2450 पास्कल. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव फाइंड आउट दोनों ही केसेस में कितना प्रेशर अप्लाई होगा सरफेस पर जब आप उसको हॉरिजॉन्टली रख रहे हो, और सेकेंड केस में जब आप उसको वर्टिकली, पहले जब वर्टिकली रख रहे हो और सेकेंड केस में जब आप उसको हॉरिजॉन्टली रख रहे हो. द ओनली वेरिएशन विल बी ड्यू टू द एरिया, राइट. जो भी वेरिएशन होगा दैट विल बी ड्यू टू द एरिया ओनली. और इसमें थ्रस्ट का कोई भी रोल नहीं रहेगा, राइट. जो भी वेरिएशन है वो केवल एरिया के कारण होगा. थ्रस्ट दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन pressure and thrust. Okay, now the next topic is buoyancy. जैसे हमने डिस्कस किया कि थ्रस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, राइट. तो जैसे सॉलिड्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, सिमिलरली लिक्विड्स में भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है. एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको पता है कि अगर किसी बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उतना ही फोर्स वो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, राइट. सेम चीज होती है वाटर या लिक्विड्स के केस में भी. जब आप लिक्विड पर कोई फोर्स लगाते हो तो लिक्विड भी आप पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, राइट. और लिक्विड आप पर जो फोर्स लगाता है दैट फोर्स इज सेड टू बी द बायोएंट फोर्स. और लिक्विड्स की इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं बायोएंसी, राइट. सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो एज द फोर्स अप्लाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट to oppose the change in its inertia, similarly the liquid will also apply the force on the object in an opposite direction. When the force is applied on the liquid with an intention of changing its inertia, then this reactional force or this opposing force is said to be the buoyant force, and this property of the liquid is called as buoyancy. Okay, और बायोएंसी ही रीजन है जिसके कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में है तो वो हमको थोड़ा सा लाइट लगता है, राइट. अगर हम बकेट से पानी भरें एक वाटर में से
अगर आप एक बकेट में पानी भरो, सो क्या होगा, वो बकेट जब तक पानी में रहती है वो तब तक हमको लाइट लगती है, हल्की लगती है, राइट। सो यही क्यों हल्की लगती है, क्योंकि वाटर उस बकेट पर ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण उस बकेट का जो मास है या जो वेट है वो हमको रिड्यूस लगता है, मतलब वो बकेट हमको हल्की लगती है। बट एक्चुअल में वो हल्की नहीं होती है। इट इज ड्यू टू द बायोएंट फोर्स ओनली दैट बकेट अपीयर्स टू बी लाइट टू अस। सिमिलरली अगर हम स्विम कर रहे हैं पानी में तो भी हम वेट लॉस ऑब्जर्व करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा वजन कम हो गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बायोएंट फोर्स के कारण आप पर वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण यू ऑब्जर्व loss in the weight, and that opposing force is called as the buoyant force, and this property of the liquids or water is called as the buoyancy. Okay, now buoyancy पर ही based होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करेगा या फ्लो करेगा, राइट। कोई ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करेगा मतलब डूब जाएगा, या फिर वो पानी के ऊपर फ्लो करेगा। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, ये चीज बायोएंसी पर और दूसरा डेंसिटी पर डिपेंड करती है, राइट। देयर आर टू फैक्टर्स दैट डिसाइड कि कोई बॉडी पानी में सिंक करेगी या वो पानी के ऊपर फ्लो करेगी। वी नो दैट अगर हम पानी में कोई स्टोन फेंकें या कोई आयरन नेल फेंकें तो वो आयरन नेल पानी में डूब जाती है या वो स्टोन पानी में डूब जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक बोट की या एक शिप की, तो शिप का वजन तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो शिप पानी में कैसे तैरती है, जबकि उससे बहुत कम वेट का एक स्टोन या एक आयरन नेल वो पानी में डूब जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया, राइट। अभी हमने डिस्कस किया जो प्रेशर होता है दैट इज थ्रस्ट अपॉन में एरिया। इसका मतलब वी कैन से दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, एरिया के। इसका मतलब अगर किसी सरफेस का एरिया ज्यादा, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा तो उस पर कम प्रेशर अप्लाई होगा, और अगर किसी सरफेस का एरिया कम तो उस पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, राइट। और आपको पता है कि जो बोट होती है या शिप की अगर हम बात करें तो उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स मास, और यही रीजन होता है, सिमिलरली बोट भी, उसका एरिया भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स मास, इसीलिए उस पर पानी के द्वारा कम प्रेशर अप्लाई किया जाता है और वो सिंक करती है। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टोन की या एक आयरन नेल की, तो आयरन नेल का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स एरिया, और दिस इज द रीजन व्हाई जो स्टोन है या जो आयरन नेल है वो पानी में सिंक कर जाती है, मतलब डूब जाती है, राइट। सो पहली चीज तो हो गया, ये एरिया इज द डिसाइडिंग फैक्टर, या हम कह सकते हैं प्रेशर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और इसके अलावा एक और टर्म होती है हमारे पास, डेंसिटी, राइट। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर यहां से आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, या अगर उसका वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। अगर हम बात करें शिप या बोट की, तो शिप या बोट के मास के कंपैरिजन में उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। उनका स्ट्रक्चर ही इसी तरीके से बनाया जाता है कि मास के कंपैरिजन में उनका जो वॉल्यूम हो वो बहुत ज्यादा हो। तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और सिंस उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो इजीली पानी पे फ्लो कर पाएंगे और दे विल नॉट सिंक। लेकिन अगर हम बात करें एक आयरन नेल और एक स्टोन की, तो वहां पर उनका मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम तो बहुत कम होता है लेकिन उनका मास उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है,
एंड जिसके कारण उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सिंस उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई they sank into the water and they will not be able to flow over the water. Okay, so there are the two factors that decides that कोई body पानी में sink करेगी या वो पानी पर flow करेगी. And what are those two deciding factors? First one is उस पर कितना pressure apply हो रहा है वो, and the second one is density. बेसिकली दोनों को बोलने का मतलब अलग अलग है, बट जो चीज है वो सेम है कि वॉल्यूम और एरिया डिसाइड कर रहा है कि कोई बॉडी जो है वो फ्लो करेगी या सिंक करेगी. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द बॉडी टू सिंक एंड टू फ्लो ऑन द वाटर सरफेस, राइट. इसी पर बेस्ड आर्किमिडीज ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था. आर्किमिडीज वाज अ साइंटिस्ट. आर्किमिडीज was a scientist. आर्किमिडीज ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था और उन्होंने यही क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाट इज द रीजन व्हाई एक आयरन नेल पानी में डूब जाता है जबकि उससे कई गुना ज्यादा वजन वाली बोट पानी पर फ्लो करती है इजीली. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट वाज द क्वेश्चन रेज्ड बाय आर्किमिडीज. और इसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन भी की थी, और इसी फैक्ट को, इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर या तो पार्शली उसमें डूबी हुई हो या फुली अगर वो उसमें सैंक हो, तो दोनों ही केसेस में इस बॉडी पर एक बायोएंट फोर्स लगता है. हमने पढ़ा कि लिक्विड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द बायोएंट फोर्स. सो अगर कोई बॉडी आइदर पार्शली और फुली सैंक है वाटर के अंदर, तो वो जो वाटर है वो उस बॉडी पर एक बायोएंट फोर्स अप्लाई करेगा, और उस बॉडी के पानी में डूबने के अंदर जितना वाटर उस बॉडी के कारण डिस्प्लेस हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस बॉडी के ऊपर. सो वी कैन से दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it, right? मतलब किसी बॉडी के द्वारा जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स उस बॉडी पर वर्क करेगा. दिस वाज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय आर्किमिडीज टू एक्सप्लेन दिस, that how a body will sink or flow on the water surface, that the amount of water displaced by a body when it is partially or fully immersed in water then is the amount of water displaced by the body is equal to the buoyant force that is acting on this body by the water. This was basically the Archimedes principle. Okay, now the last topic of this chapter is relative density. Relative density का मतलब होता है डेंसिटी तो आपको पता ही है, इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है जब हम डेंसिटी को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, राइट. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. ओके, so we can define relative density as relative density is equal to density of object upon में density of water. So when we compare the density of object, any object with the density of water, then this ratio is called as the relative density. Okay. Basically, since it is the ratio of two similar quantities, so it is a dimensionless quantity. अब dimensionless quantity का मतलब क्या होता है वो आप 11th में पढ़ेंगे. It is a dimensionless quantity
Why it is a dimensionless quantity? Because it is the ratio of two similar quantities, right? And since it is dimensionless, so it has no units. So it is dimensionless as well as unitless quantity, which does not have any unit or dimension. Okay. So your chapter is completed here. In our next class, we will start the next chapter. That's all for today's class, students. Thank you.